नमस्ते। नया लेबर कोड 2025 आने वाला है और इसके साथ ही बदल रहे हैं सालाना बोनस से जुड़े कई नियम। तो इसका किसी की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? कितना बोनस मिलना चाहिए? चलिए इन सारे नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नए कानून के हिसाब से आखिर बोनस कैलकुलेट होगा कैसे। इसका जवाब दरअसल दो बहुत ही खास नंबरों में छिपा है। सबसे पहले इन दो सबसे जरूरी नंबरों को देख लीजिए। नया कानून साफ साफ कहता है कि हर एलिजिबल कर्मचारी को कम से कम 8.33% का बोनस तो मिलना ही चाहिए, और वहीं किसी भी हालत में बोनस 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। समझिए, ये दो नंबर ही पूरे सिस्टम की नींव हैं। एक तरफ कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा, तो दूसरी तरफ कंपनियों के लिए एक लिमिट। तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये न्यूनतम और अधिकतम बोनस असल में काम कैसे करते हैं। कंपनियां ये तय कैसे करती हैं कि किसी को 8.33% मिलेगा या 20% या फिर इसके बीच की कोई रकम। अब सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये जो न्यूनतम 8.33% है ना, ये एक गारंटी है। कानून कहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, अगर कोई कर्मचारी एलिजिबल है तो उसे ये मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो एक तरह की आर्थिक सुरक्षा देता है। अच्छा, अब यहाँ एक नया शब्द समझना जरूरी है, एलोकेबल सरप्लस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में ये कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कानूनन सिर्फ और सिर्फ बोनस बांटने के लिए अलग रखा गया है। किसी का बोनस मिनिमम से ज्यादा होगा या नहीं, ये सब कुछ इसी सरप्लस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले कंपनी अपना सरप्लस कैलकुलेट करती है। अगर सरप्लस है ही नहीं तो भी 8.33% तो देना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। और अगर सरप्लस अच्छा खासा है तो कंपनी उसी हिसाब से ज्यादा बोनस देगी, लेकिन हाँ 20% के लिमिट के अंदर ही। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। पर अगला सवाल ये है कि इसका हकदार कौन है? क्या हर कर्मचारी इसके लिए योग्य है? चलिए इसकी शर्तें भी जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ दो मेन शर्तें हैं। पहली, उस साल कंपनी में कम से कम 30 दिन काम किया होना चाहिए, और दूसरी, सैलरी सरकार द्वारा तय की गई एक सीमा के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बोनस की एलिजिबिलिटी बन जाती है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो सबके दिमाग में आता है कि अगर किसी की सैलरी सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा है तो क्या उसे बोनस नहीं मिलेगा? नहीं, जवाब थोड़ा अलग है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है। बोनस तो मिलेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन पूरी सैलरी पर नहीं होगी। कानून के मुताबिक बोनस कैलकुलेट करने के लिए सैलरी को उतना ही माना जाएगा जितनी सरकार ने ऊपरी सीमा तय की है। इसका मतलब साफ है कि ज्यादा कमाने वालों को भी बोनस मिलता है, लेकिन एक तय लिमिट तक ही। अच्छा, ये नया कानून सिर्फ कर्मचारियों के बारे में ही नहीं है, ये नई कंपनियों का भी ध्यान रखता है। उनके लिए बोनस के नियमों में कुछ समय के लिए खास छूट दी गई है। तो होता क्या है कि अपने पहले 5 सालों में एक नई कंपनी को बोनस सिर्फ तभी देना होता है जब उसे असल में प्रॉफिट हो। छठे और 7वें साल में अकाउंटिंग के कुछ स्पेशल नियम लागू होते हैं, और फिर 8वें साल से उन्हें भी बाकी सभी कंपनियों की तरह नॉर्मल नियमों को मानना पड़ता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये छूट सिर्फ एकदम नई कंपनियों के लिए नहीं है। अगर कोई पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनी एक नया डिपार्टमेंट या कोई नई ब्रांच खोलती है तो उस नई यूनिट पर भी ये नियम ठीक वैसे ही लागू होंगे। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे बोनस कानून के उन सबसे जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। ये है गारंटीड मिनिमम बोनस, हर एलिजिबल कर्मचारी का अधिकार। ये है सालाना बोनस की मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और ये है 1 साल में काम करने का वो मिनिमम टाइम पीरियड जो किसी को बोनस का हकदार बनाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जब बोनस के नियम इतने साफ और स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो क्या इससे कंपनी और कर्मचारी के रिश्ते पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर मोलभाव की गुंजाइश कम हो जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।